जय हिंद एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू, जय हिंद। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द ट्यूटर्स एकेडमी चैनल। और आइएगा फटाफट से, यस समय हो चुका है आपका 5:05 और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आपके साथ इंडिया एग्जाम के लिए, जहाँ पर हमारी चल रही है स्टैटिस्टिक्स। तो आप सभी लोग फटाफट से कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइएगा आप लोगों तक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। साउंड क्लियर आ रही है सभी लोगों को? चलिए, सबसे पहला काम सभी लोग एक बार लाइक कर लीजिएगा और साथ ही में आप जिस भी ग्रुप में एसोसिएटेड हैं, जहां पर आपके साथ एनडीए एस्पिरेंट्स हैं, वहां पर आप इस क्लास को शेयर करिए। इतने बाकी बच्चे आते हैं, तब तक के लिए हम लोग जो कल पढ़ाया है, जो टॉपिक चल रहा था, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने आपके साथ कल जो डिस्कस करा था वो हम लास्ट कर रहे थे मीडियन और अनग्रुप्ड डेटा के लिए हमने आपकी ये बात करी थी माध्यिका की असमूहीकृत आंकड़ों के लिए। सो अनग्रुप्ड डेटा के अंदर हमने आपसे कहा था सबसे पहले डेटा को या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों में से किसी भी ऑर्डर में आप लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज करने के बाद हम लोगों ने आपसे कहा था कि आप इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगाएंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड आते हैं तो आपकी जो मीडियन है वो आपका मिडिल टर्म ही होगा, यानी कि n+1/2th टर्म। यही बताया था कल हम लोगों ने। और अगर आपके पास n इवन आता है तो आपका जो मीडियन होगा वो बीच के दो टर्म्स आएंगे, उन दोनों टर्म्स का एवरेज ही आपका मीडियन होगा, यानी कि आपका जो n/2th टर्म है और साथ में इससे अगला टर्म जो भी है आपका, इन दोनों का जो एवरेज होगा वही आपका मीडियन होगा। ये हम लोगों ने कल लास्ट करा था। और जाते जाते हमने इसमें आपको बताया था चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल का। क्या बोला था हमने कि जब आप चेंज ऑफ ओरिजिन करेंगे, यानी कि प्लस या माइनस, या आप करते हैं चेंज ऑफ स्केल, स्केल में होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन वैल्यू तो चेंज हो ही जाती है। सो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों पर ही आपका मीडियन बदल जाता है। ये काम हम लोगों ने कल किया था। तो फटाफट से अब जितने भी लोग आ चुके हैं और यहाँ तक का कंसेप्ट सारा सब कुछ क्लियर था, तो फटाफट से लिख दीजिए यस मैम, इतना तो क्लियर था। आगे पढ़ाइए, नेक्स्ट आगे बढ़िए नेक्स्ट पर। इतना तो हमने कल ही कर लिया था, ठीक है। सो अब जो आज हम लोग करेंगे, आज हम करेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए। किसके लिए करेंगे? ग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है, वेरी गुड। आ जाइए, आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप्ड डेटा के लिए। किसके लिए बात करेंगे बच्चे? ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा क्या होता है? समूहीकृत आंकड़े। पहले इसको समझिएगा, ग्रुप्ड डेटा या समूहीकृत आंकड़े। सबसे पहले बेटा जी, जब भी आपका ग्रुप्ड डेटा आएगा या समूहीकृत आंकड़े आएंगे, कैसे होंगे ये आपके? कि आपको क्लास इंटरवल देगा, आपको फ्रीक्वेंसी देगा। मान लीजिए उसने आपको क्लास इंटरवल दी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, कुछ भी दे सकता है। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ इसलिए मैंने आपके साथ ये लिखा 50 तक। और यहाँ पर इसने फ्रीक्वेंसी दी इस क्लास की, सपोज 6 दे दी, यहाँ पर 8 दे दी, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। इधर 12 दे दी, इधर 8 दे दी। कितना हो गया आपके पास टोटल? 26, ठीक है। यहाँ पर आपको 10 दे दी, 36 हो गया। और हमने कहा या एक काम करो, इधर ले लो 12, कितना हो जाएगा? 12 12 24 और 6 30, 30 और 8 कितना हो जाता है आपके पास? जल्दी से बोलो, 30 और 8, 30 और 8 हो जाता है मैम हमारे पास 38, 38 और इधर लिख लो 10, 38 और 10 कितना हो जाएगा? 48। ये आपको क्वेश्चन दे रहा है और इसमें आपसे कह रहा है कि मीडियन को फाइंड आउट करिए क्या होगा। सो अब कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लग रहा है कुछ बच्चे नए आए हैं इसीलिए वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितने चैप्टर हो चुके हैं। तो इन बच्चों को बता दें, हम ट्रिग्नोमेट्री पूरा कर चुके हैं, अलजेब्रा पूरा कर चुके हैं और स्टैटिस्टिक्स ये हमारा चल रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चे।
चले भाई, तो हमने कहा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसकी मीडियन फाइंड आउट करनी है। अब जो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। अब यहाँ तो मैम असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर नहीं पा रहे, तो यहाँ पर जरूरत होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या आप लोग बोलते हैं इसे संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं बच्चे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर संचयी बारंबारता। ठीक है, क्या होता है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता? कि पहली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज रहने दो 6, जो सेकेंड क्लास की फ्रीक्वेंसी है इसमें जोड़ दो 18, फिर जोड़ दो कितना आ जाएगा 26, फिर जोड़ दीजिए 38 और फिर ऐड कर दीजिए 48। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, यानी मीडियन के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। जबकि मीन में आपने अभी निकाला था कल की क्लास में, मीन माध्य, वहां पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब मीडियन माध्य का निकालेंगे सो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ेगी। और क्या होती है ये कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखेंगे, बाकी सब में जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है मैम, इतना काम कर लिया। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी तो चाहिए, जिसको हम n कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स n किसके इक्वल होते हैं? सिग्मा f। इन सबको आप जोड़िएगा, ये आएगा 48। पहचान भी कर सकते हो, ये दोनों सेम आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? ये दोनों सेम आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी है बच्चे लोगों? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब सिग्मा f, सबको जोड़ना है। एंड इसके बाद आप निकालिए n/2। n/2 का मतलब 48/2 कितना आ रहा है? 24। ये 24 आपका बताएगा कि मीडियन क्लास कौन सी लोगे। क्या कहा? मीडियन क्लास, माध्यिका वाला जो अंतराल है वो कौन सा लोगे। यहां पर देखो आपका n/2 24 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब समझिए भाई, ये जो पहली वाली क्लास आई है वो कह रहा है इसमें ना 6 से छोटे छोटे हैं। जो ये 18 आया ये कह रहा है 18 से छोटे वाले नंबर आएंगे। जो ये 26 है 26, ये क्या कह रहा है? 26 से छोटे वाले। तो जल्दी से बताओ, ये जो n/2 आ रहा है ये 26 से छोटे वाले शायद इस क्लास में पड़ेगा। तो इस क्लास को ही हमारे यहाँ पर क्या कहा जाता है? मीडियन क्लास। क्या बोला जाता है बच्चों इस क्लास को हमारे यहाँ पे? मीडियन क्लास। क्या होती है मीडियन क्लास? ध्यान से सुनिएगा। मीडियन क्लास होती है मैम कि हम लोग सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n/2 जो भी वैल्यू आई चेक करेंगे वो कौन सी क्लास में पढ़ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं अपना क्या? मीडियन क्लास। और जैसे ही हमारी मीडियन क्लास निकल गई सो मैम हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F n/2 माइनस c। अब सोचते हुए चलना, L1 क्या है मैम? जो मीडियन क्लास है ना उसकी लोअर लिमिट। L1 क्या है? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। L2 क्या है? मीडियन क्लास की अपर लिमिट। F क्या है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। n/2 हम निकाल ही चुके हैं। C क्या है? C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है किसकी? प्रीवियस क्लास की, उससे पहली वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो उससे पहली वाली की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 18। कैलकुलेशन कर लीजिए, मीडियन आ जाएगा। सो आपने देखा 20 प्लस 10/8 इंटू में 24 में से 18 गया 6 आएगा। 3 2 जा 6 है ना, सॉरी 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहाँ पे 4 2 और इधर ये आ जाएगा 5। सो ये आ जाएगा 20 प्लस 3 इंटू 2.5। कैलकुलेशन वगैरह आप लोग कर लीजिएगा। सो द आंसर विल गेट 7.5, 27.5। ये इसका मीडियन है। क्या है ये इसका? मीडियन। कितने लोगों को समझ में आया? यस लिख दीजिए। जितने भी लोगों को समझ में आया फटाफट से यस लिखिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास निकालने के बाद आपको क्या लगाना है? फॉर्मूला। मीडियन क्लास कैसे निकलेगी? मीडियन क्लास निकलेगी कैसे मैडम? n/2 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? n/2। एक क्वेश्चन दे, करोगे?
चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। एक बच्चा कह रहा है एन ऑड हुआ, ऑड हुआ तो भी क्या दिक्कत है भाई, ऑड हुआ तो भी क्या दिक्कत है, वैल्यू तो पता चल ही जाएगी ना, पॉइंट्स में भी आ रही है तो कौन सी क्लास में पड़ेगा, n/2 ही निकालना है। इधर लिख देती हूं L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में f n/2 माइनस में c, जहां पर आपने कहा L1 क्या है, लोअर लिमिट है, किसकी लोअर लिमिट है आपकी, ये मीडियन क्लास की, ठीक है। L2 क्या है आपकी, L2 आपकी अपर लिमिट है, किसकी अपर लिमिट है, मीडियन क्लास की। F क्या है, F आपकी फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चे, मीडियन क्लास की, ठीक है। N क्या था, N आपके पास टोटल टर्म्स थे, टोटल टर्म्स यानी कि सिग्मा F था। और C क्या था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी ऑफ किसकी, प्रीवियस क्लास। कौन सी प्रीवियस क्लास, प्रीवियस क्लास देन मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने क्या कहा है, सी। एक क्वेश्चन और दें क्या, या चलो क्वेश्चन आपका करवाते हैं अभी कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो मीडियन क्लियर हो गया सभी लोगों को एक क्वेश्चन से, फटाफट फटाफट से देखते हैं एक और क्वेश्चन छोटा सा। हमने कहा हमको क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं क्लास इंटरवल्स, देखिएगा 15 से 20, 25 से 30, 30 से 15 से 20, 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35 एंड 35 टू 40। ये हमको क्या दिए गए हैं, क्लास इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसीज हमको दी गई हैं क्या क्या, 6, 7, 9, 8, 10, 6, 7, 9, 8, 10। चलिए इसका मीडियन आपको बताना है कितना होगा, देखें कौन बच्चा कर पाएगा सबसे पहले। कम ऑन एवरीबॉडी, कैसे हैं नागेंद्र यादव बेटा, हम तो सही हैं। आइए करते हैं सभी लोग मिलकर इस क्वेश्चन को। मैम आपने क्या कहा था कि सबसे पहले CF निकालिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF पहला 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22 और 8 22 और 8 कितना हो जाएगा, 30 और 10 40। तो मैम जो कैपिटल N है वो सिग्मा F होता है, 40 आ रहा है। इसके बाद मैडम आपने कहा n/2, सो 40/2 कितना आ जाएगा, 2, ये 20 मीडियन क्लास। मैम 6, 13, 22 से छोटे, सो 20 नंबर तो इसी में पड़ेगा ना, हाँ या ना, 22 नंबर इसी में पड़ेगा। तो ये क्या है मैम, यही हमारी मीडियन क्लास है। और मीडियन का फॉर्मूला क्या बताया है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन में F, n/2 माइनस में C कितना है आपके पास, 25 प्लस 30 माइनस 25 अपॉन में 9, 20 माइनस का 13 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 5 upon 9 into 7, so 25 plus 5 7s are 35 upon 9, ये आएगा 9 3s are 27 होता है, yes or no, बोलो जल्दी से। 8 के लगभग बचेगा, 8 के लगभग बचेगा, 8 जा 72 समथिंग, सो ये 28.87 के लगभग आएगा आंसर। चेक करो कितने लोगों का यही आ रहा है, 28.8 के लगभग कितने लोगों का आ रहा है, यहीं से पता चल जाएगा आपको मीडियन क्लियर हुआ या नहीं। क्लियर है सभी को मीडियन? चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मीडियन ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस, मीडियन ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस, कुछ आपके पास ऑब्जर्वेशंस थे, कुछ आपके पास प्रेक्षण थे, उन ऑब्जर्वेशंस का जो मीडियन देखा गया वो 26 था, ठीक है। वो कहता है अगर आपसे 2 मोर ऑब्जर्वेशंस, कौन कौन से, एक ले लीजिए 14 और एक ले लीजिए 30,
आर ऑल्सो एडेड, इनको भी शामिल कर लिया जाए। कौन कौन सो को बेटा? 14 को और 30 को और शामिल कर लिया गया। देन आपका जो न्यू मीडियन है, जो नई माध्यिका है, वो क्या होगी? पहला ऑप्शन सेम रहेगी आपका। नेक्स्ट इंक्रीज, बढ़ जाएगा। थर्ड डिक्रीज, घट जाएगा। या नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैम कुछ ऑब्जर्वेशन से, हमें नहीं पता कितनी ऑब्जर्वेशन है, उन सबका मीडियन माध्यिका 26 आ रही है। अगर उन ऑब्जर्वेशन में दो और ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी 14 और 30 शामिल कर ली गई, तो अब जो नए आंकड़े आए उनका मीडियन सेम ही रहेगा 26। 26 से ज्यादा होगा, 26 से कम होगा, या पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आंसर देंगे आप सभी लोग यहाँ पे? और कमेंट्स में मुझे दिख रहा है मोस्टली बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही, सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों रहेगा सेम? अब जिनका गलत है वो जरा समझिएगा कि मैम हमें मीडियन का कंसेप्ट पता है। हमें क्या पता है? मीडियन का कंसेप्ट, कि मीडियन जो होता है ना, मीडियन हमेशा मिडिल वाली टर्म होती है। यानी मीडियन जो भी डेटा आप देंगे उस डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। 2 इक्वल पार्ट्स यानी उससे कम वाले भी और उससे ज्यादा वाले भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। मैम आप दो ऑब्जर्वेशन जो जोड़ रहे हो वो 14 और 13 जोड़ रहे हो, हमारा मीडियन है 26, यानी मैम एक आपने जोड़ा इससे छोटा और एक आपने जोड़ा इससे बड़ा, तो ये बीच की पोजीशन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए आंसर सेम रहेगा 26। क्या रहेगा? सेम रहेगा 26। बोलिए, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एयरफोर्स के लिए बहुत जल्दी डिक्लेयर करेंगे, पहले यहां तक जल्दी से बताइए, इज दैट क्लियर? कि मैम एक आपने मीडियन से छोटा नंबर लिया है और एक आपने मीडियन से बड़ा नंबर लिया है। मीडियन आपका पोजिशनल एवरेज होता है, तो बीच के नंबर पे तो ये कोई फर्क ही नहीं डालेगा, बीच का नंबर जो है वो तो वही रहेगा। सो आंसर 26 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल आदित्य पाल देख सकते हो। और अगर यहां पर एक क्वेश्चन जो कि कुछ बच्चे भी सोच रहे होंगे, अगर मैं दोनों जुड़ने वाले ऑब्जर्वेशन 14 एंड 20 ले लेती तो बताओ मीडियन पे क्या फर्क पड़ता? अभी भी मीडियन वही रहता, नहीं घट जाता? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। अगर जुड़ने वाले दोनों नंबर, अभी तो एक बड़ा एक छोटा था, मैंने कहा दोनों ही नंबर छोटे हो जाते। मैम दोनों ही नंबर छोटे होते तो दोनों इधर जुड़ते, दोनों इस तरफ जुड़ते, यानी मीडियन आगे शिफ्ट हो जाता। इसका मतलब मीडियन क्या हो जाता? डिक्रीज हो जाता। क्या हो जाता? मीडियन डिक्रीज हो जाता। और अगर दोनों ही नंबर 30 एंड 40 बड़े होते तो इस समय मीडियन मैम इंक्रीज हो जाता। क्या हो जाता? इंक्रीज। ठीक है बच्चे। अनुराग क्या कह रहे हैं? मैम एयरफोर्स के लिए अगर इसका ही पूरा प्लेलिस्ट पढ़ लें तो बेटर रहेगा। बिल्कुल बेटर तो रहेगा बेटा, लेकिन ये एनडीए के हिसाब से चल रहा है तो बहुत डिटेल में जा रहे हैं। एयरफोर्स में उतना डिटेल आता नहीं है, और फिर आप सब लोग क्या कहते हो? आप लोग कहते हो गड़बड़ हो गई है ना। सो ये आपका फैसला होगा, आप इस प्लेलिस्ट से पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं। परमजीत कह रहे हैं मैम मीडियन क्या कंबाइन मीडियन नहीं होता? नहीं, मीडियन कंबाइन नहीं हो सकता, कंबाइन मीडियन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टर्मोलॉजी आती है हमारे पास। कौन सी बच्चे? नेक्स्ट टर्मोलॉजी सभी लोग मुझे देंगे क्या? मॉड। मॉड को आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बहुलक। क्या है बच्चे? मॉड, बहुलक। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज मॉड या बहुलक? एनीवन वांट्स टू टेल मी मॉड किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पर आपके बनते हैं, पता होना चाहिए व्हाट इज मॉड। मॉड किसे कहा जाता है? बहुलक क्या होता है? मैम मॉड होता है मैक्सिमम टाइम्स रिपीटिंग नंबर। क्या कहा? मैक्सिमम टाइम्स रिपीटिंग नंबर। जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार खुद को रिपीट करेगा उसको क्या कहा जाता है? मॉड। जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार खुद को रिपीट करेगा वो हमारा क्या कहलाता है? मॉड। ठीक है बच्चे बात? तो देखिएगा जरा, मॉड में अगर मैंने आपसे कहा कहीं पर डाटा लिखा है 15, 12, 18, 15, 12, 18, ठीक है, 16, 15, 13, 11, 8, 18, 12, 16, तो जल्दी से मुझे बताइए इसका मॉड क्या होगा?
फटाफट से बोलिए इसका मॉड क्या होगा। तो चेक करिए कौन सा नंबर इसमें सबसे ज्यादा बार खुद को रिपीट कर रहा है, यानी किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देखो जरा मैम, हमने देखा 116 दो बार आ रहा है, 12 दो बार आ रहा है मैम, 18 एक बार, दो बार, एक और लिख लो, चलो 3 बार आ रहा है। तो कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है? 18, यानी किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 18। तो क्या हो जाएगा आपका मॉड? 18। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा आपका मॉड? 18। जिस भी नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, यहां पर 18 3 बार आ रहा है, इसलिए क्या है ये आपका मॉड। अब बच्चे कहते हैं मैडम अगर 18 के साथ 16 भी आ जाता 3 बार, फिर किसको कहते हैं आप? मॉड। तो फिर वहां पे फॉर्मूले आते हैं, लेकिन आपके लेवल पे वो नहीं पूछेगा, आपके लेवल पे इतना ही पूछेगा। तो इतना ही सफिशिएंट है कि व्हाट इज मॉड। मॉड होता है मैम जो नंबर सबसे ज्यादा बार खुद को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब अगर बच्चों आपके पास ग्रुप्ड डेटा आ गया, ग्रुप्ड डेटा कौन सा? फ्रीक्वेंसी वाला। सो फ्रीक्वेंसी वाले में मैम सबसे पहले ना हम लोग मॉडल क्लास ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे हम लोग? सबसे पहले मॉडल क्लास। जैसे मीडियन क्लास ढूंढी थी, ऐसी ही मॉडल क्लास ढूंढेंगे। और मॉडल क्लास वो वाली क्लास होती है, मॉडल क्लास वो वाली क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। क्या कहा? अगर हमारे पास ग्रुप्ड डेटा आ रहा है फ्रीक्वेंसी वाला, तो सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढी जाएगी। और मॉडल क्लास क्या होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। वो तो आप आसानी से पहचान ही लोगे। और जैसे ही मैम हमें मॉडल क्लास पता चल गई ना, फिर हम लोग अपना मॉड का फॉर्मूला निकाल देंगे। मॉड का फॉर्मूला अगर मॉड को इससे शो कर रहे हैं तो देखो लोअर लिमिट L1 आएगी ही आएगी। ठीक है, क्या आएगी? लोअर लिमिट L1 आपकी आएगी ही आएगी। यहां लिख देते हैं L1 प्लस fm माइनस f1 अपॉन में 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू में L2 माइनस L1। मैम इन्हें बता तो दीजिए ये है क्या क्या, जल्दी से बताओ। L1 क्या है, L2 क्या है, fm क्या है, f1 क्या है, और आपके पास f2 क्या है? बताना चाहेगा कोई भी? मैम L1 तो सीधे सीधे दिख रहा है, लोअर लिमिट है। किसकी लोअर लिमिट है? मॉडल क्लास की। किसकी लोअर लिमिट है? मॉडल क्लास की। L2 क्या है? L2 मैडम जी अपर लिमिट है। किसकी? मॉडल क्लास की। FM क्या है? फ्रीक्वेंसी है। किसकी फ्रीक्वेंसी? मॉडल क्लास की। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, मॉडल क्लास से पहली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है। और F2 फ्रीक्वेंसी है फॉलोइंग क्लास। फॉलोइंग मतलब जो मॉडल क्लास के बाद में आ रही है उसकी। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और नोट हो गया है तो यस लिख दीजिए ताकि क्वेश्चन करवा दिया जाए। बिल्कुल हैप्पी सिंह, बिल्कुल हैप्पी सिंह, यही लिखा है फॉर्मूला। ठीक है, अमन पूछ रहा है ये कितने मार्क्स का आता है? बेटा अमन, अगर आप एनडीए के लिए बात करो कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एनडीए के लिए बात कर रहे हो तो कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। फटाफट से सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता आप लोगों को, ठीक है? पहली बार पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है। पहली बार पूरा डिटेल में भी पढ़ा रहे हैं। और आप लोग भी इस बार एनडीए में भी रिजल्ट देंगे। क्या कहा? इस बार एनडीए में भी आप लोग भर भर के रिजल्ट्स आने चाहिए। एनडीए में भी भर भर के रिजल्ट्स आने चाहिए। तो क्वेश्चन का फॉर्मूला हमने कर दिया थोड़ा सा मिनिमाइज, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं मैडम क्वेश्चन तो दे दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देते हैं। क्लास इंटरवल और आपकी ये फ्रीक्वेंसी। क्या दिया? क्लास इंटरवल और आपकी फ्रीक्वेंसी। लिखे जरा। क्लास इंटरवल्स हैं आपके पास 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। और आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हैं 8, 20, 25, 30
16, 14। जल्दी से इसका मॉड बताइए कितना होगा, फटाफट से इसका मॉड बताइए कितना होगा। आप क्या करेंगे बच्चे मॉड बताने के लिए? मैडम सबसे पहले इसकी मॉडल क्लास ढूंढेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैडम इसकी मॉडल क्लास ढूंढेंगे। मॉडल क्लास क्या होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी मॉडल क्लास आ गई है। और मॉडल क्लास के बाद फॉर्मूला आपको यहां दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये फॉर्मूला। सो निकालो जरा मॉड किसके इक्वल? L1 लोअर लिमिट प्लस में FM फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की माइनस उससे पहली वाली की कितनी है? कितनी है बच्चे? 25 अपॉन में इसका डबल 60 माइनस 25 बाद वाली 16 इनटू में L2 माइनस L1। शायद कैलकुलेशन आप सब लोग कर सकते हैं, फटाफट से कैलकुलेशन करके आंसर दे दीजिए। कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, कैलकुलेशन करके आप लोग दीजिए आंसर जल्दी से। कितना आएगा? 15 से तो बड़ा ही आना है नंबर। ऊपर 5 आएगा, नीचे गुणा भाग। फटाफट से बताओ कितना आंसर है। शुभम राज ने आंसर दिया है 16.3। चेक करिए सभी लोग क्या 16.3 आ रहा है? चेक करिए सभी लोग क्या 16.3 आ रहा है? बेटा उसके अंदर एयरफोर्स की जो पिछला सेशन पढ़ा है उसी को पढ़ लीजिएगा। अब तो प्लेलिस्ट भी काफी सारी हो चुकी है ना। अमन का भी आ रहा है, प्रकाश का भी आ रहा है, आशीष का आ रहा है, आदित्य पाल का, एक्स फैक्टर का भी आ रहा है। अच्छा आयुष तिवारी, बहुत बहुत बढ़िया। मेरा आशीर्वाद बेटा आपके साथ ही है, हमेशा बढ़िया बने रहो, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? मीन भी पढ़ लिया, मीडियन भी पढ़ लिया और हमने मॉड भी पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे इनके कुछ जर्नल रिजल्ट्स की, जिन पर क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे हम लोगों के उठकर आने हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन उठकर आते हैं, जिसमें कि सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि जो आपका मीन होता है वो आपका संख्यात्मक क्वांटिटेटिव किससे डील करता है बेटा? क्वांटिटेटिव डेटा से, संख्यात्मक आंकड़ों से। और ये हमेशा उसका पोजिशनल एवरेज बताता है, पोजीशन बताता है, ठीक है। मीडियन क्या करता है? पूरा ही नाम लिख देते हैं, चलिए। मीडियन जो आपका माध्यिका होती है मैडम, ये माध्यिका जो मीडियन होता है वो क्वालिटेटिव डेटा से डील करता है, गुणात्मक डेटा से। और जो मॉड होता है मैडम, मॉड हमें बताता है मैक्सिमम टाइम्स अकरिंग नंबर। कौन सी चीज ऐसी है जो मैक्सिमम बार आ रही है, सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो अब आपके पास यहां से कुछ रिजल्ट्स बनने स्टार्ट होंगे, जिसमें सबसे पहला रिजल्ट, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। मीन में, मीडियन में और मॉड में रिलेशन क्या होता है। तो मीन, मीडियन, मॉड में सबसे छोटी स्पेलिंग मॉड की दिख रही है, इज इक्वल टू सबसे बड़ी स्पेलिंग मीडियन की दिख रही है, इसलिए इसके साथ सबसे बड़ा नंबर। माइनस में मीन दूसरे नंबर पे है, भाई ये सबसे बड़ा ये सबसे छोटा, बीच में मीन ही तो रहा। तो ये एक याद करने का तरीका है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सो सबसे छोटा मॉड किसके बराबर है? सबसे बड़ा मीडियन इंटू सबसे बड़ा नंबर थर्ड, माइनस में दूसरे नंबर पे मीन पड़ रहा है 2 इंटू मीन। सो मॉड किसके इक्वल है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सबसे पहले ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। ये जितना भी अब यहाँ लिखने जा रहे हैं ना, ये वो स्लाइड है जो फाइनली आपका क्रक्स होगा। क्या होगा? क्रक्स होगा। 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब बच्चा कहता है कि क्या मैडम एक बात बताओ, मीन की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी या मीडियन सबसे बड़ा आएगा या मॉड सबसे बड़ा आएगा? तो आपको बच्चे दो बातें ध्यान रखनी होंगी। पहली बात कि जो आपका मीडियन माध्यिका होती है ये हमेशा मीन और मॉड के बीच में होती है। या तो कंडीशन ये होगी या कंडीशन होगी ये वाली। मीडियन हमेशा बीच में रहेगा। मीडियन कभी भी ना तो सबसे बड़ा ना सबसे छोटा हो सकता। सबसे बड़ा या सबसे छोटा या तो हमारे पास मॉड होता है या मीन होता है। मीडियन माध्यिका पूरे ग्रुप को डिवाइड करती है, तो ये हमेशा इन दोनों के बीच में पड़ती है और इक्वल भी हो सकती है। माध्यिका, माध्य और बहुलक आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। अब हमें यही चीज डिस्कस करनी है कि मैम कहां पर ये इक्वल होंगे,
कहां पर ये इक्वल नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहला आपके पास यहां पर आता है, आप कहते हैं एक बेल शेप्ड कर्व। क्या कहते हैं? बेल शेप्ड कर्व। बेल बोले तो घंटी, शेप्ड नुमा, कर्व वक्र, घंटी नुमा कर्व, घंटी नुमा वक्र, या इसको बोला जाता है आपके यहां पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चे? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से दिख रहा है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जो एक जैसा हो, घंटी नुमा वक्र या सिमेट्रिकल। आदित्यपाल कह रहा है हाय राम इतना टफ हिंदी में, तभी तो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। बेल, बेल हर कोई समझता है, शेप भी समझता है, और कर्व है ही है। तो बेल शेप्ड कर्व जो कि घंटी नुमा हो, सिमेट्रिकल। सुनिए, बेल शेप्ड, घंटी कैसी होती है? घंटी ऐसी तो होती है, देखो जरा, ऐसी होती है ना घंटी। और इस कर्व को ध्यान से देखो, इस कर्व को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? ये सिमेट्रिकल ही तो है, जितना इस तरफ है ना। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन एनडीए के 10 ईयर्स उठा के देखिएगा, या तो बेल शेप्ड कर्व के नाम से आता है, या सिमेट्रिकल के नाम से आता है, या कभी कभी नाम नहीं देता, डायग्राम दे देता है। फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, केवल डायग्राम भी दे सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जहां भी मिलेगा ना, इस डिस्ट्रीब्यूशन पे हमेशा याद रखना मीन, मीडियन और मॉड तीनों ही चीजें आपस में कैसी होती हैं? बराबर। बेल शेप्ड कर्व में, सिमेट्रिकल कर्व में, या कर्व अगर दे रहा है तो इस कर्व में इस पॉइंट पर पढ़ते हैं मीन भी, मीडियन भी, मॉड भी, तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं। गॉट इट? अब बच्चा कह रहा है चलो मैम ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अभय चौहान कह रहा है मैम आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते? अभय चौहान कुछ दिक्कत आ रही है इंग्लिश में तो वो बताओ। जो टर्मोलॉजी है उसकी हिंदी में बोल रही हूं। जिस दिन आप लोगों ने ये बहाने ढूंढना छोड़ दिया, जो चीज सामने है उसको फेस करना शुरू कर दिया, उस दिन आपका मन खुद ब खुद पढ़ाई में लगने लगेगा, और उस दिन आपके सिलेक्शन अपने आप बोलने लगेंगे। जब तक आप एक्सक्यूजेस ढूंढोगे तब तक ना तो मन पढ़ाई में लगने वाला, और तब तक ना ही सिलेक्शन दूर दूर तक दिखाई देगा। ऐसे लगेगा सिलेक्शन भी असंभव सा। तो बेल शेप्ड कर्व, घंटी नुमा कर्व, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सम्मित है, या ये बना हुआ दे रहा है। क्या होता है यहाँ पर? मीन, मीडियन, मॉड तीनों आपस में इक्वल होते हैं। एक एक लाइन को इतनी इतनी बार मैं रिपीट कर रही हूं, ऐसा कैसे हो जाएगा? कोई बच्चा कहते हैं मुझे हिंदी इंग्लिश की समस्या हो रही है। अब बात आती है इसके बाद, मैडम अगर ये बेल शेप्ड कर्व नहीं है, ये कर्व इस तरह का है, देखो किस कलर से बनाऊं? येलो से ही बना दूं? चलो, ये कर्व इस तरह का है, थोड़ा और अच्छा बनाएं। या तो ऐसा है या ऐसा है। क्या ये बेल शेप्ड है? क्या ये घंटी नुमा है? क्या ये बेल शेप्ड है, घंटी नुमा है? यस और नो में जवाब दीजिए। क्या ये दोनों कर्व सिमेट्रिकल हैं? नहीं मैडम, ये तो कुछ अटपटे से दिख रहे हैं, है ना। देखो ये वाला जो कर्व बनाया, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड की तरफ भाग रहा है, और ये वाला जो कर्व बनाया ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड की तरफ भाग रहा है, फैल रहा है। क्या कहा? ये वाला जो कर्व है एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड प्लस वाली की तरफ फैल रहा है, भाग रहा है, और ये वाला एक्स अक्ष की नेगेटिव साइड की तरफ भाग रहा है। तो इस वाले कर्व को कहा जाता है पॉजिटिवली, पॉजिटिव साइड जा रहा है ना, पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। नाम लिखा हुआ आएगा तो यही आएगा पॉजिटिवली, और अगर डायग्राम आया तो आप पहचान ही जाओगे। ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। क्या बोलते हैं बच्चे? नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। ठीक है, जो एक्स अक्ष की पॉजिटिव तरफ जा रहा है दैट इज पॉजिटिवली साइड, जो नेगेटिव आ रहा है दैट इज नेगेटिवली साइड। अब जब आपका पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व है, इस सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है? इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मीन है वो सबसे बड़ा होता है, मॉड सबसे छोटा, और मीडियन तो होता ही बीच में। अब एक चीज याद हो गई तो उसका उल्टा तो दूसरा होगा ही होगा। दूसरे में क्या हो जाएगा? मैडम मीन सबसे छोटा, मीडियन तो बीच में पड़ता ही है, और मॉड सबसे बड़ा। खत्म। तो जो आपका बेल शेप्ड कर्व है वहां पर मीन, मीडियन, मॉड इक्वल होते हैं। पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन सबसे बड़ा, नेगेटिवली स्क्यूड में मॉड सबसे बड़ा। ठीक है, एम के पी के क्या कह रहे हैं?
मैम आपको ये अनअकैडमी का टी शर्ट अच्छा नहीं लगता। बेटा मैं जानती हूँ, अच्छा लगे या ना लगे मजबूरी है पहनना, और दूसरा इस टी शर्ट को पहनने से शायद मेरे समझाने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा और अच्छा ही पढ़ा रहे हैं पिछली बार के मुकाबले, ठीक है। तो ये बातें यहाँ मत लिखो, क्लियर है। एवरेज 2.0 कह रहा है मैम पहले मैं हिंदी से पढ़ता था तब कम मजा आता था, लेकिन इंग्लिश में पढ़ा तो बहुत मजा आता है। यस बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फिर बोलिए कि हाँ जी आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ट्यूटर्स आर्मी क्या कह रही है मैम 11-12 का प्रोबेबिलिटी साथ में कंप्लीट की है। हाँ बिल्कुल। चलो अब एक बात बताओ, एक कुछ बच्चे बार बार पूछते हैं स्टैटिस्टिक्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिस्टिक्स से मिनिमम 8 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम आपके 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 8 से 12 के बीच में कहीं होता है। और जिस लेवल पे जाके इस बार पढ़ाया जा रहा है ना आप लोगों को, आपके पेपर के लिए, आपके एनडीए एग्जाम के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता, राइट। तो पूरे जोश में चलते हैं और आगे। मैम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो चुकी। अब बात आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसकी बात करते हैं आप? अब हम बात करेंगे किसकी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक बार ग्रीन बोर्ड करके देखें, चलो छोड़ो ब्लैक ही कर लो, खामखा है। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इनसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आरेखीय निरूपण में सबसे पहला आता है आपका बार ग्राफ। क्या आता है? बार ग्राफ, ठीक है। बार, विम बार, बार चॉकलेट बार, पढ़िए बार भाई, विम बार बर्तन धोने के साबुन है ना, किचन में काम करा होगा, हर किसी के घर में आती है। बार चॉकलेट बार। तो ये बार वर्ड किसको शो कर रहा है? किसको शो कर रहा है? रोसिलुन्ना रॉयल। आप यहां पे गलत पूछ रहे हैं, यहां पे अभी आप गलत पूछ रहे हैं बेटा जी। जल्दी बताओ बार से क्या मतलब है? बार किसे कहा जाता है? विम बार, है ना, या चॉकलेट बार। हम लोग बार बार बोल रहे हैं मैम, जो आप विम बार कह रहे हो, चॉकलेट बार कह रहे हो, बार का मतलब होता है क्या? विम बार साबुन देख लो 3D शेप है, गुटका। चॉकलेट बार देखो उसमें भी 3D होता है। सो यहां पर हम बार ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। बार ग्राफ क्या होता है इसको समझिएगा। अगर आप लोग MS वर्ड, MS ऑफिस वगैरह चलाया है कंप्यूटर पे कभी, तो वहां देखा होगा कि अगर हम यहां पर ले लें क्लास इंटरवल्स, क्या ले लें? क्लास इंटरवल्स, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल होते हैं कैसे? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना, 30 से 40, या 5-5 का गैप हो, वो अपनी मर्जी है, जरूरी नहीं है यही हो, कितने का भी गैप हो सकता है। और यहां पर फ्रीक्वेंसी ले लें, क्या ले लें यहां पर? फ्रीक्वेंसी। सपोज हमने अपने मेरठ शहर में जितने भी बच्चे अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनकी स्ट्रीम को लेकर एक कलेक्शन बनाया, तो देखा कितने लोगों ने इंजीनियरिंग ली है, कितने लोगों ने मेडिकल लाइन में गए हैं, कितने BSc कर रहे हैं, कितने CA कर रहे हैं, और उन सबको यहाँ पे कोशिश करी दिखाने की। तो होता क्या है बार ग्राफ के अंदर? एक तो होता है बेटा ये बना दो, ये क्या है? ये रेक्टेंगल है, आयत है, 2D शेप है। रेक्टेंगल मत बनाओ, ये बनाओ। क्या बनाओ? ये। क्या ये भी रेक्टेंगल है? जल्दी बोलो, क्या ये भी रेक्टेंगल है? नहीं मैम, ये तो 3D शेप है। क्या है ये? 3D शेप है, 3 डायमेंशनल, है ना, दिख रहा है बार। मान लीजिए ये आपके क्या थे? जिन्होंने BSc करी है। ऐसे ही हमने एक बार और बना दिया जो कि हमें दिखा रहा था कितने बच्चे हैं जिन्होंने बायोलॉजी कर रहे हैं। ये मैथ्स वाले थे, ये आपके बायोलॉजी वाले थे। और ऐसे ही आप कहीं पर एक बार और बना दो,
तो ये आपने कहा ये कौन से आर्ट्स वाले बच्चे हैं। तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ होता है 3D शेप। सबसे पहली चीज, बार ग्राफ होता है आपका 3D शेप। क्या? दंड आरेख कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है, जिसके अंदर जो आपका न्यूमेरिकल डेटा है, सांख्यिकी आंकड़े जो हैं, उनको किसके थ्रू शो किया जाता है? उनको इन बार्स के थ्रू शो किया जा रहा है, दंडों के द्वारा दिखाया जा रहा है। एनडीए में जो क्वेश्चन आया उसमें पूछा गया है बार ग्राफ कौन सी शेप होती है, तो बार ग्राफ 3D शेप होती है, 3 डायमेंशनल शेप होती है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें ध्यान क्या रखेंगे? इसमें ध्यान क्या रखेंगे कि जो हाइट होती है ना बार की ऊंचाई, हाइट ऑफ बार, हाइट ऑफ बार, बार की ऊंचाई क्या दिखाती है? फ्रीक्वेंसी। क्या दिखाती है? फ्रीक्वेंसी। देखो भाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वो वाला दंड, वो वाला बार उतना ही ऊपर तो जाएगा। यस और नो? सो क्या कहा? फ्रीक्वेंसी को दिखाती है दंड की ऊंचाई, हाइट ऑफ अ बार। किसको दिखाती है? दंड की ऊंचाई को। अगर वो पूछे विड्थ, तो विड्थ कुछ शो नहीं करती, नथिंग। ये एनडीए में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है। आपके कोशिश करूंगी क्वेश्चन इस सैटरडे में स्टैटिस्टिक्स करवा दिए जाएं, ठीक है। नवीन कह रहा है जय हिंद मैम, मैं आपका रेगुलर स्टूडेंट हूं। आज मैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास किया अनअकैडमी वाला, दोनों में डिफरेंस है। अच्छा जी, क्या डिफरेंस है वो भी बता देना, ठीक है। तो बार ग्राफ क्लियर सभी को? बार ग्राफ के बारे में 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात 3D शेप है। दूसरी बात, बार की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो फ्रीक्वेंसी दिखाती है। तीसरी बात, जो बार की विड्थ है वो कुछ नहीं दिखाती, वो कुछ भी नहीं दिखाती, ठीक है। सो बार ग्राफ पे और कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि न्यूमेरिकल एग्जाम में बनेगा, केवल यही बनता है। नेक्स्ट आता है बार के बाद आपका पाई चार्ट। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, बिल्कुल। जिन्हें लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आता है आपका पाई चार्ट, और इस पर न्यूमेरिकल आता है। एनडीए के अंदर कई बार आया हुआ है पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर होता क्या है? आपका सर्कुलर सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर, यही तो सर्कुलर सेक्टर है ना बच्चे, इनके थ्रू आपका डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने कहा सपोज कोई एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर मान लीजिएगा 30% बच्चे थे जिन्होंने म्यूजिक लिया था, ठीक है। हमने कहा 15% बच्चे थे जिन्होंने फुटबॉल गेम लिया था, ठीक। हमने कहा क्या 30 और 15 45 हो गए। 25% बच्चे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं इंग्लिश ली थी, ठीक। सो ये हो गए आपके पास कितने? 40 और 30 70, राइट। 12% बच्चे और ये 18%। 18% बच्चे वो हैं जिन्होंने बायोलॉजी ली है, और 12% बच्चे वो हैं जिन्होंने मैथ्स ली है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? पाई चार्ट। क्या बोलते हैं इसको? पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट होता है मैम जिसके अंदर हम सर्कुलर सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर वृत्तीय खंडों के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को। क्या कहा? सर्कुलर सेक्टर, वृत्तीय खंडों के थ्रू हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बात? अब इसमें जो दूसरी बात ध्यान रखने वाली है मैम, यहां पर ना आपको क्या पता होना चाहिए, बताओ जल्दी से, इस सेंटर पर बना एंगल कितना है? जल्दी बताओ, सर्कल के सेंटर पर बना एंगल कितना होता है? कम ऑन टेल मी एवरीबॉडी, सर्कल के सेंटर पर बना कितना होता है एंगल? विकास कुमार पटेल कह रहे हैं मैम अनअकैडमी और यूट्यूब पर इतना डिफरेंट क्यों है? बताओ क्या डिफरेंट है? वहां ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहां ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम तो दोनों ही जगह सेम पढ़ाते हैं। आपने स्पेशल क्लास करी होगी तो बात अलग है। मैम सेंटर पर बना एंगल 360 डिग्री है, तो अगर वो कभी भी आपसे सेंट्रल एंगल पूछ ले, क्या पूछ ले? सेंट्रल एंगल पूछ ले, तो सेंट्रल एंगल कितना होगा मैम? परसेंटेज ऑफ 360 डिग्री। क्या होगा? परसेंटेज ऑफ 360 डिग्री। जितना भी परसेंट दिया है, सपोज x% दिया है, तो किसका? टोटल 360 डिग्री का। या अगर परसेंटेज नहीं दिया तो टोटल कितने का अमाउंट है वो नीचे, और अपॉन में अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर,
ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर इनटू में 360 डिग्री। भाई यही तो होगा, अगर आपको कुल खर्चा पता चल जाए और इस पार्ट पर कितना खर्चा हो रहा है पता चल जाए, तो इस पार्ट पर कितना खर्चा है विद रिस्पेक्ट टू टोटल खर्चा इनटू 360 डिग्री, वही तो आपका सेंट्रल एंगल निकलेगा। सो इस पर एनडीए में क्वेश्चन बना है, इस पर एनडीए में क्वेश्चन बना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दें क्या इस पर बेस्ड? और अच्छे से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो इसे आप, और अच्छे से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 360 डिग्री, ऐसे भी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी कह लो, अमाउंट कह लो, वो तो आपके ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन दे दें इस पर बेस्ड एक। चलो देखते हैं कितने लोग मुझे दे पाते हैं आंसर। कोई एक फैमिली है जिसकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपया है। मान लीजिए एक फैमिली है, उसकी इनकम 1 लाख रुपया है, वो उसको खर्च करती है बच्चों की एजुकेशन पे, ठीक है, घर के राशन पे, घर में होने वाले बिजली के खर्चे पर, ठीक है, सेविंग्स भी करती है अपनी, और मिसलेनियस खर्चा भी लगा लो जो आई जाता है अटक खटक। यानी उसने अपने घर की इनकम को 5 हिस्सों में बांट दिया। कैसे कैसे बांटा कि बच्चों की एजुकेशन पे सबसे ज्यादा खर्च होता है 40%, राशन के ऊपर उसने खर्च करा 25%, बिजली पर उसका खर्च होता है 10%, सेविंग वो लोग करते हैं 15%। तो ये 15 और 25 कितने हो गए? 40, और 40 ये हो गए 10, 10% ही यहां मान लो। ठीक है जी, क्लियर इतना? सो अब सुनिए, राशन से ना, सुनिए क्या होगा, वो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू राशंस, फाइंड द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू राशंस इन पाई चार्ट। कि अगर इसको हम पाई चार्ट से शो करते हैं तो बताइएगा राशन पे जो खर्च हो रहा है वो कितना सेंट्रल एंगल बना रहा है? दीजिए आंसर। राशन पे जो खर्च हो रहा है वो कितना सेंट्रल एंगल बनाएगा? जल्दी से दीजिएगा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम देखो, राशन पर 25% खर्च हो रहा है। 25% किसका? टोटल 360 डिग्री का ही तो है, यानी 1/4 ऑफ 360 डिग्री कितना आ गया? 90 डिग्री। बात खत्म। तो इस तरह का क्वेश्चन पाई चार्ट पे आपके यहां आता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब आता है इसके बाद आपका क्या, बहुत छोटी छोटी सी चीजें, हिस्टोग्राम। क्या होता है ये हिस्टोग्राम? कि मैम अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल्स बना दें, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी बना दें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10, 10 के गैप पर, और जिस क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो हमने ड्रॉ कर दी, जिस भी क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी थी वो हमने ड्रॉ करके इस तरह के रेक्टेंगल बना दिए। तो इसको क्या कहा जाता है? हिस्टोग्राम। क्या कहा जाता है? हिस्टोग्राम। और ये कैसी शेप होती है? 2D शेप। कैसी शेप है? 2D। याद करिए, बार ग्राफ कैसी शेप थी? 3D। बार ग्राफ कैसी थी? 3D। लेकिन हिस्टोग्राम कैसी आ रही है आपकी? 2D, है ना, जिसमें एक्स एक्सिस किसका रोल प्ले कर रहा है? क्लास इंटरवल का। और वाई एक्सिस किसका रोल प्ले कर रहा है? फ्रीक्वेंसी का। तो इसको क्या कहा जाता है? हिस्टोग्राम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हिस्टोग्राम में, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, हिस्टोग्राम में एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज proportional to the frequency, is proportional to frequency of corresponding class। तो ये बात सही है या गलत है? ट्रू और फॉल्स? जल्दी से बताइए। हिस्टोग्राम के अंदर जो रेक्टेंगल आ रहा है, सपोज ये एक रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या इस क्लास के रेस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी है उसके प्रोपोर्शनल होगा? यस और नो में बताइए।
यस और नो में बताइए ये सही है बात या गलत है? तो बच्चे क्या कहेंगे? यस मैम, वेरी मच ट्रू। 100% ट्रू है मैम। देखिए रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये देखें क्लास इंटरवल, तो मैम क्लास इंटरवल तो सभी के लिए सेम रहना है, लेकिन जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वही तो सबके लिए अलग अलग होगी। तो किसी भी रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालेंगे वो क्या होगा? वो उस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। क्लास इंटरवल के क्यों नहीं कहा? क्योंकि क्लास इंटरवल की विड्थ तो सभी के लिए सेम आनी है, फ्रीक्वेंसी ही तो अलग अलग जा रही है। राइट और रॉन्ग? और अब अगर इसी में ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसी में आपने ये हिस्टोग्राम बनाया था। क्या बनाया था? ये आपने हिस्टोग्राम बना दिया। और हिस्टोग्राम में हर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ले लिया, इनको मिला दिया, ये ऐसे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बोलते हैं इसे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है? हैप्पी सिंह कह रहा है मैम क्या खा रहे हो? खा लो बेटा, आप भी आज खाना नहीं खाया, चुटर पुटर चट रहे हैं ना। चलो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्लियर है सभी को? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्लियर है मैम? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनता। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है? जो आपको हिस्टोग्राम के अंदर रेक्टेंगल मिल रहे थे ना, या जो आपको रेक्टेंगल कह लो क्लास इंटरवल थे, उनके मिड पॉइंट्स को मिला दो। जो सेंसेक्स वाला डायग्राम होता है, कभी ऊपर गया कभी नीचे आया, कभी ऊपर गया कभी नीचे आया, उसको क्या कहा जाता है? आपका हिस्टोग्राम, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है? और लास्ट आता है इसके अंदर क्या? बताएगा कोई? लास्ट क्या आता है इसके अंदर? लास्ट आता है इसके अंदर आपका एक कर्व, जिसको आप कहते हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या इसको ऑजाइव कह दो, ऑगेव कह दो, प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, मैं इसे ऑगेव कहती हूं, बाकी मर्जी आपकी, ऑजाइव कह दो, कुछ भी कह दो। सो जैसे ही यहां पर वर्ड आया मैम क्या? जैसे ही वर्ड आया कम्युलेटिव। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? जो मैम जुड़ती चली जाती है। तो अगर ये हमारा क्लास इंटरवल है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्लास इंटरवल है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। सो मैम आपने कहा कि जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी जुड़ती चली जाती है, फ्रीक्वेंसी जुड़ती चली जा रही है, पहले कम फिर बढ़ेगी फिर बढ़ेगी फिर बढ़ेगी, या तो मैम ये स्मूथ हैंड कर्व इंक्रीजिंग आएगा, या जब हम कम्युलेट जोड़ते हैं ना तो रिवर्स भी जोड़ सकते हैं, ऊपर से नीचे भी जोड़ सकते हैं और नीचे से ऊपर भी जोड़ सकते हैं। यस नितिन बंडवाल पर्टिकुलर पर पूछेगा, ठीक है? तो कम्युलेटिव, कम्युलेटिव का मतलब होता है क्यूमुलेशन, जोड़ना। सो मैम कम्युलेटिव में फ्रीक्वेंसी हर क्लास की अगली क्लास में जुड़ती जाती है, ऊपर से भी जोड़ते हैं और हम कुछ कभी कभी नीचे से भी जोड़ सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? स्मूथ हैंड कर्व है। ये कर्व ऐसा नहीं होता कि कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, कभी ऊपर कभी नीचे, नहीं, ये या तो हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा या हमेशा घटता ही चला जाएगा। एंड दिस इज द ओनली कर्व जिसके अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? आपका ओगेव। क्या कहा जाता है इसका? ओगेव। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ओगेव। ठीक है? ये जो होता है ये आपका मोर देन ओगिव और ये वाला होता है आपका लेस देन ओगिव। एक क्वेश्चन इस पर बनता है, जल्दी से मुझे ये बताओ, मीन मीडियन मोड, तीन चीजें आपने पढ़ी हैं, तीन चीजें पढ़ी है ना मीन मीडियन मोड, फटाफट से बताना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज किस में था? मीन में, मीडियन में या मॉड में? मीन में था, मीडियन में था या मॉड में था? किस में था कम्युलेटिव का यूज?
मीन में था, मीडियन में था या मॉड में था, किस में था? यस आयुष पांडे, इसका ग्राफ या तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है। तो बच्चे कह रहे हैं मैम मीडियन में था, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ भी है कि अगर लेस देन हो गए और मोर देन हो गए, एक दूसरे को जहां पर कट करते हैं वो क्या देता है? वो मीडियन देता है। थ्योरेटिकल एक ही क्वेश्चन बनता है बस इसके अंदर कि लेस देन हो गए और मोर देन हो गए, जहां भी एक दूसरे को कट करते हैं वो आपका क्या बनता है? मीडियन बनता है। देविंदर क्या कह रहा है? मैम प्लीज एक शेड्यूल बता दीजिए अगले चैप्टर किस सीक्वेंस में होंगे, क्योंकि हमें भी शेड्यूल बनाने हैं, हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, स्टैटिस्टिक्स में काफी हद तक पार्ट आज खत्म हो गया है। कल का लेक्चर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप एनडीए स्टूडेंट हैं, एक्स ग्रुप हैं तो नहीं कहती, बट एनडीए स्टूडेंट्स हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन के लिए हम लोग बात करेंगे, कोवेरिएंस के लिए हम लोग बात करेंगे। और शेड्यूल में अभी स्टैटिस्टिक्स देखो हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के चारों चैप्टर कर चुके हैं, अलजेब्रा पूरी कर चुके हैं, अलजेब्रा के अंदर ही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी हो गया है, प्रोबेबिलिटी भी हो चुका है, स्टैटिस्टिक्स हमारा ये चल ही रहा है। इसके बाद क्या स्टार्ट किया जाएगा वो आप ही लोग मुझे बताएंगे, या तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा या 2D स्टार्ट होगी। कमेंट्स में लिखकर आप लोग बताइएगा, क्योंकि पढ़ना तो आप ही लोगों को है, आपके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और इस बार कोशिश करेंगे कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन सैटरडे या संडे में करवाए जाएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे अपने समय पर। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।